सिमरन बहुत खुश थी क्योंकि उसका बेटा उसके लिए बहू लेकर आया था। लेकिन जब सिमरन ने अपनी बहू को देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और वो अपने बेटे से बोलने लगी। अरे बेटा, तू तो इंग्लैंड गया था ना, वहाँ से गोरी मैम लेने, लेकिन तू तो ये काली कोयल लेकर आ गया है। हे भगवान, अब तो मुझे अपना फ्यूचर नजर आ रहा है। कहाँ हम सब गोरे गोरे और आने वाला फ्यूचर हमारा काला काला। क्या माँ, आपको तो खुश होना चाहिए कि मैंने इंग्लैंड में रहकर भी अपने लिए और आपके लिए इंडियन लड़की देखी। और रंग में क्या रखा है, इंसान की सीरत देखनी चाहिए। और वैसे भी पूर्वी सर्वगुण संपन्न है, एक भी काम नहीं है जो आपकी बहू ना कर सके। देव के काफी समझाने पर सिमरन मुंह बनाना बंद कर देती है और अपनी बहू को अपने साथ उसके कमरे में ले जाती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन सिमरन गुस्से में अपनी बहू को घर का कोई काम नहीं करने देती और ना ही उसे कमरे से बाहर निकलने देती है। तो वहीं दूसरी ओर छुट्टियां पूरी होने के बाद देव भी वापस इंग्लैंड चला जाता है और अब घर में सिमरन अपनी बहू पूर्वी के साथ अकेली होती है और मन ही मन पूर्वी को परेशान करने के बारे में सोचती है। सिमरन, ये अच्छा मौका है। देव इंग्लैंड गया है तो क्यों ना इस बीच कुछ ऐसा करूं कि ये काले तवे जैसी दिखने वाली मेरी बहू अपने आप यहाँ से चली जाए। लेकिन ऐसा क्या करूं? सिमरन अकेली बैठी बैठी ये सब चीज सोच ही रही होती है कि तभी पूर्वी अपने कमरे से बाहर निकल कर आती है और सिमरन से बोलती है। माँ जी, मुझे यहाँ आए 15 दिन से भी ज्यादा हो चुके हैं, परंतु मुझे लगता है कि आप अब भी मुझसे नाराज हैं। माँ जी, अब मैं जैसी हूँ इस घर की बहू हूँ। माँ जी, आप यही आराम कीजिए, मैं आपके लिए नींबू पानी बना कर लाती हूँ, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है। इतना बोलकर पूर्वी वहाँ से जाने लगती है। तभी सिमरन के दिमाग में एक खतरनाक प्लान जन्म लेता है और वह पूर्वी को रोकते हुए बोलती है। 1 मिनट, मेरी कोयल जैसी दिखने वाली बहू। जी माँ जी। शाम हो रही है और शाम को मैं नींबू पानी नहीं बल्कि चाय पीती हूँ, वो भी अदरक और इलायची गिराकर। अब जाकर मेरे लिए बढ़िया सी चाय बना कर लिया। और हाँ, याद रखना, अपनी जैसी काली मत करना। सिमरन की बातें सुनकर पूर्वी किचन में चली जाती है और सिमरन के लिए गर्मा गर्म चाय बना कर लाती है। सिमरन जब पूर्वी के हाथ की चाय पीती है तो उसे चाय काफी पसंद आती है और वो पूर्वी से बोलती है। बिल्कुल सही नाम रखा है मैंने तेरा, काली कोयल। कोयल जैसी दिखती है पर जुबान से मिठास है, ठीक उसी तरह से जैसे तूने ये मीठी चाय बना दी। इतना बोलकर सिमरन अपनी चाय लेकर अपने कमरे में चली जाती है और चाय की चुस्कियां लेती हुई खुद से बोलती है। अब आएगा मजा, जब ये पूरे दिन काम करती रहेगी ना तो इसकी कमर काम करते करते टूट जाएगी। फिर देखती हूँ इंग्लैंड में मेरी पढ़ी लिखी कोयल जैसी बहू कैसे रहती है इस घर में। इतना बोलकर सिमरन अपनी चाय के मजे ले ही रही होती है। अब इसी तरह से रात हो जाती है और सिमरन पूर्वी को आवाज देती हुए उससे बोलती है। अरे ओ मेरी काली कोयल, कहाँ मर गई? वैसे तो तू बड़ा बोल रही थी कि अब मैं ही इस घर की बहू हूँ। अरे अब क्या हुआ? अब बहू होने का फर्ज नहीं निभाना क्या तुझे? सिमरन की आवाज सुनकर पूर्वी जल्दी से सिमरन के पास आती है। बोले माँ जी, क्या हुआ? क्या हुआ? अरे काली कलूटी, तुझे दिखाई नहीं देता क्या कि तेरी तरह रात भी काली है? माना कि इस घर में मेरे और तेरे अलावा कोई नहीं है, लेकिन मैं तो इंसान हूँ ना, और मुझे बहुत भूख लग रही है, तो मेरे लिए जाकर कुछ बना दे ताकि रात को मैं चैन से सो सकूं। और हाँ, याद रखना, सुबह उठकर नहा धोकर पूजा पाठ करनी है भगवान की, उसके बाद ही नाश्ता बनाना और फिर जाके घर का काम करना। और हाँ, सुबह उठते ही मैं नाश्ता करती हूँ, दवाई खानी होती है मुझे। माँ जी, अब आप बेफिक्र हो जाइए, मैं आ गई हूँ ना, मैं अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाऊंगी। आप बस टीवी देखिए और आराम कीजिए, मैं अभी आधे घंटे के अंदर अंदर आपके लिए खाना बना कर लाती हूँ। इतना बोलकर पूर्वी खाना बनाने लगती है तो वहीं सिमरन टीवी देखने लगती है और आधे घंटे के अंदर अंदर पूर्वी सिमरन के लिए खाना भी बना लेती है। और जब सिमरन पूर्वी के हाथों का खाना खाती है तो उसे उसके हाथों का बना हुआ खाना बहुत पसंद आता है, लेकिन वह अपनी बहू की तारीफ नहीं करती और उसे परेशान करने के लिए उससे बोलती है। अच्छा बहू, कल सुबह तुम घर के सारे पर्दे, कारपेट, पिलो कवर और जितने भी कपड़े हैं सब धो देना। दरअसल बात यह है ना कि बहुत गंदे हो चुके हैं, महीने भर से मैंने धोया नहीं क्योंकि मैं बीमार हूँ ना। ठीक है माँ जी। इतना बोलकर पूर्वी सारे झूठे बर्तन किचन में ले जाती है और सारा काम खत्म करके अपनी सास के लिए गर्म दूध उनके कमरे में ले जाती है
और टाइम पर सिमरन को दवाई खिलाकर सलाह देती है। अगली सुबह जब सिमरन उठती है तो सिमरन देखती है कि पूर्वी ने नहा धोकर भगवान की पूजा कर ली है और उसके लिए नाश्ता भी टेबल पर लगा दिया है। जिसके बाद सिमरन की आंखें फटी की फटी रह जाती है और जब सिमरन टेबल पर जाती है तो पूर्वी सिमरन को नाश्ता करवाकर उन्हें उसकी दवाई भी खाने को दे देती है। जिसके बाद सिमरन मन ही मन खुद से बोलती है, अरे ये लड़की तो मुझसे भी तेज निकली। मुझे लगा था कि मैं इससे पहले उठ जाऊंगी और फिर मैं इसे खरी खोटी सुनाऊंगी, लेकिन ये तो मुझसे पहले ही उठ के घर का सारा काम कर ली। क्या हुआ माँ जी, आप क्या सोच रही हैं? कुछ नहीं बहू, मेरी तबीयत खराब है और मैं ये सोच रही थी घर में कुछ जरूरत का सामान है वो खत्म हो चुका है, अब उन्हीं को लेने के लिए बाहर कैसे जाऊं। कोई बात नहीं माँ जी, आप मुझे बता दीजिए, मैं लेकर आ जाऊंगी। अब सिमरन जानबूझकर पूर्वी को दूर के मार्केट में भेज देती है ताकि उसे सामान लाने में देरी हो जाए और सिमरन उसे इतनी खड़ी खोटी सुनाए कि वो घर छोड़कर खुद ही चले जाए। लेकिन पूर्वी टाइम से घर आ जाती है और घर का सारा काम करके दोपहर का खाना भी बना लेती है। ये सब देखकर सिमरन का मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो पूर्वी को अपनी बहू के रूप में अपना लेती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और सिमरन की सारी शिकायतें भी खत्म हो जाती है। ऐसे ही एक दिन सिमरन की एक पड़ोसन उसके घर आती है और अपने उस पड़ोसन को देख सिमरन खुद से बोलती है, हे भगवान, ये चुगलखोर औरत कहाँ से आ गई मेरे घर में। पक्का ये मेरी बहू को देखने के लिए आई है। मैंने अपनी बहू की मुंह दिखाई नहीं की ना। अगर इसने मेरी काली बहू को देख लिया ना तो पूरे मोहल्ले में चुगली करती फिरेगी मेरी बहू की और सबको ढोल पीट पीट कर बताएगी कि सिमरन का बेटा इंग्लैंड से काली बहू लेकर आया है और बहाने करके उसे अपने घर से निकाल देती है। लेकिन उसकी पड़ोसन घर से नहीं जाती, उल्टा वो शोर मचाकर गली की कुछ और पड़ोसियों को बुला लेती है। अब सभी पड़ोसन सिमरन से उसकी बहू की मुंह दिखाई करने के लिए कहती है। अब ना चाहते हुए भी सिमरन को सबके सामने अपनी बहू की मुंह दिखाई करवानी ही पड़ती है और जब वो सब पूर्वी को देखती हैं तो हंसते हुए सिमरन से बोलती हैं, तेरे बेटे को कोई और नहीं मिली तो ये काली काली बहू से शादी की। अरे ओ चुगलखोर औरत, रंग तो भगवान की देन है। इंसान को इंसान की सीरत देखनी चाहिए। तेरी बहू तो बहुत गोरी है पर हम सब जानते हैं कि वो कैसी है और तुझे लात मारकर घर से निकालने में रहती है। तभी तो तू यहाँ वहाँ जाकर मुंह मारती फिरती है और दूसरों के घर की चुगली करती है। मेरी बहू काली है पर तेरी बहू जैसी नहीं है। अरे मेरी बहू तो सर्वगुण संपन्न है। मैं तो बहुत खुश हूँ अपनी बहू से। मेरे बेटे ने भले ही काली बहू से शादी करी है। सिमरन की इतनी कड़वी बातें सुनकर सभी औरतें मुंह बनाकर चली जाती है तो वहीं दूसरी ओर पूर्वी को बहुत खुशी होती है कि सिमरन ने उसे सच्चे दिल से अपना लिया है। माया घर में अकेली बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रही होती है कि तभी उसके दरवाजे पर एक दस्तक होती है और माया खुद से बोलती है, अरे भला इस समय कौन हो सकता है। इतना बोलकर माया दरवाजा खोलती है और वे अपने बेटे तुषार को दूल्हे के रूप में देखती है। साथ ही उसके साथ एक लड़की भी होती है जो कि दुल्हन बनी होती है। ये सब देख माया को कुछ समझ नहीं आता और वो तुषार से बोलती है, अरे बेटा, तू दूल्हे के कपड़े में और ये तेरे साथ लड़की कौन है। ये लड़की तुम्हारी बहू है माँ। मैंने नेहा से शादी कर ली है। मैं ना सब जानती हूँ। मेरा बेटा मुझे बिना बताए शादी तो कर ही नहीं सकता। वो मेरे साथ क्या कहते हैं उसे, प्रैंक कर रहा है। आजकल बहुत चल रहा है ना सोशल मीडिया पर, जिसे देखो वही प्रैंक किए जा रहा है। माँ ये कोई मजाक नहीं है, मैं सच बोल रहा हूँ। क्या आपको नेहा दुल्हन के कपड़ों में नजर नहीं आ रही क्या? मैं आपको दूल्हे के कपड़ों में नजर नहीं आ रहा क्या? तुषार के बार बार समझाने पर माया को अब विश्वास हो जाता है, जिसके बाद वो भी तुषार की खुशी के लिए अपनी बहू नेहा को अपना लेती है और खुशी खुशी उसका गृह प्रवेश करवाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं लेकिन नेहा अपने सर से पल्लू नहीं हटाती और ये देख माया को बहुत अच्छा लगता है। और एक दिन माया नेहा से बोलती है, अरे वाह, कितनी संस्कारी बहू मिली है मुझे। अपनी सास की बात सुन नेहा खुद से बोलती है, माँ जी, सर पर दुपट्टा रखना तो मेरी मजबूरी है। अगर मैंने इस दुपट्टे को अपने सर से हटा दिया तो इस घर की शांति भंग हो जाएगी। नेहा मन ही मन ये सब कुछ सोच ही रही होती है कि तभी माया की एक पड़ोसन घर आती है जो नेहा को देखते ही पहचान लेती है और नेहा के वहाँ से जाने के बाद माया से बोलती है,
अरे माया बहन, मैं तुमसे पूछती हूँ, क्या तुम्हारे बेटे के लिए तुम्हें यही लड़की मिली जो तुमने इस लड़की से अपनी बेटे की शादी करवा दी? अपनी पड़ोसन की ऐसी बात सुन माया को बहुत गुस्सा आता है और वे अपनी पड़ोसन से बोलती है, बहन, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है कि मेरे घर के लिए कौन सी लड़की सही है और कौन सी नहीं। मैंने भी अच्छे से देखा है तुम्हारी बहू को, कैसे छोटे छोटे कपड़े पहनकर यहाँ वहाँ जाती हैं, और मेरी बहू तो संस्कारों से भरी पड़ी है। मेरे घर के लिए ये पूरी परफेक्ट बहू है। लगता है बहन तुम्हें अपनी बहू का सच नहीं पता, तभी तुम उसके इतने गुणगान गा रही हो। माया बहन, जब तुम्हें अपनी बहू का सच पता चलेगा ना, तो अब तुम अपने बेटे से खुद लड़ोगी। मुझे मेरी बहू का सारा सच पता है, मुझे तुमसे जानने की जरूरत नहीं है। मेरी बहू जैसी भी है बहुत अच्छी है, मेरा अच्छे से ख्याल रखती है। मैं तुम्हारी और बेइज्जती करूं इससे पहले तुम यहाँ से खुद चली जाओ। अपनी इतनी बेइज्जती होता देख वे औरत अपना पैर पटकते हुए वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद माया अपनी बहू नेहा से बात करने के लिए रसोई में जाती है, जहाँ वो नेहा के लंबे लंबे कान देखती है। उसके हाथी जैसे बड़े कान देखकर माया की तो होश हवास उड़ जाते हैं और वे जोर से चीखती हुई अपनी बहू से बोलती है, बहू, ये तेरे कानों को क्या हो गया? इतने बड़े बड़े तेरे कान कैसे हो गए? लग रहा है जैसे कि तू किसी सर्कस में काम करती है। देख बहू, मुझे ये तेरे नकली कान बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे, कितने बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं। इसे अभी निकाल कर फेंक। इतना बोलकर माया अपनी बहू के कानों को खींचने लगती है, जिस पर नेहा अपनी सास के दोनों हाथ अपने कानों से हटाकर उससे बोलती है, माँ जी, ये मेरे असली कान हैं और इन्हीं को छुपाने के लिए मैं हमेशा अपने सर पर दुपट्टा रखती हूँ, ताकि कोई मेरे लंबे लंबे कान को ना देख ले। अगर आपने मेरे इन बड़े कानों को पहले देख लिया होता तो आप ही मेरा मजाक उड़ाती और आप मुझे अपनी बहू के रूप में शायद कभी नहीं अपनाती। मेरे साथ इतना बड़ा धोखा। मैं जिसे संस्कारी बहू समझ रही थी, वो संस्कारी नहीं बल्कि हाथी जैसे बड़े बड़े कानों वाली बहू है। आने दो तुषार को, उसे तो मैं बाद में बताऊंगी। इस तरह से माया नेहा से नाराज होकर अपने कमरे में चली जाती है और तुषार के आने का इंतजार करती है। रात होते ही जैसे ही तुषार अपने घर आता है, माया नेहा को खींचकर लाती है और उसके लंबे लंबे कान तुषार को दिखाते हुए उससे बोलती है, निकम्मे, तू मेरे लिए इतनी लंबे कानों वाली बहू लेकर आया है। मैंने तुझसे संस्कारी बहू मांगी थी, लेकिन तू इसे उठाकर ले आया यहाँ पर। तू क्या अंधा हो गया था या तेरे अकल पे पत्थर पड़े थे कि तुझे दिखाई नहीं दे रहा था कि इस लड़की के कान कितने लंबे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुझे खुद नहीं पता था कि इसके कान ऐसे हैं? वो बेचारी पड़ोसन मुझे इसके लंबे कानों का सच बताने जा रही थी, लेकिन मैंने उसे ही सुना दिया। हे भगवान, क्या हो गया है मेरे साथ? ये बोलकर माया बैठकर रोने लगती है, जिस पर तुषार अपनी माँ से बोलता है, माँ, आप रोना बंद करो। नेहा ने मुझे या आपको कोई धोखा नहीं दिया है। मैं नेहा के इन लंबे कानों के बारे में पहले से जानता था और नेहा ने मुझे बोला था कि मैं आपको उसके लंबे कानों की सच्चाई बता दूं, पर मैंने ही उसे मना किया था कि आपको अभी कुछ ना बताया जाए, क्योंकि मैं जानता था कि अगर आपको अभी नेहा की सच्चाई पता चल जाएगी तो आप कुछ इसी तरह से रिएक्ट करोगी। अरे बेटा, मेरी रिजेक्ट की छोड़। जब समाज को पता चलेगा ना कि मेरे घर में संस्कारी बहू नहीं बल्कि लंबे कानों वाली बहू आई है, तो उनका क्या रिएक्ट होगा वो तो तुझे बाद में पता चलेगा। लोग हमारा मजाक बनाएंगे और हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। माँ, मैं सब जानता हूँ और इसीलिए तो मैंने नेहा से शादी करी। तू कहना क्या चाहता है? माँ, मैं नेहा से बहुत प्यार करता था, पर वो हमेशा अपने सिर और कानों को ढक कर रहती थी और इसलिए सब उसका अक्सर मजाक बनाया करते थे। मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता था, इसलिए मैंने एक दिन नेहा के पास जाकर उससे कहा, फ्लैशबैक। नेहा, तुम सबकी तरह नॉर्मल बनकर क्यों नहीं रहती? सब तुम्हारे साथ साथ मेरा भी मजाक बनाने लगे हैं। तुषार, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ नेहा, क्योंकि तुम हर समय अपने सर पर चुन्नी लपेटे रहती हो। तुम्हारे साथ अब सब मेरा भी मजाक उड़ाते हैं। अगर तुम भी मुझसे सच्चा प्यार करती हो तो तुम इस चुन्नी को अभी हटा दो। तुषार के कहने पर नेहा अपनी चुन्नी सर से हटा देती है। सब नेहा के लंबे लंबे कान देखकर उसका मजाक बनाने लगते हैं और ये सब देख नेहा बहुत रोती है और वहाँ से चली जाती है। ये सब देख तुषार को बहुत बुरा लगता है और वो भी उसके पीछे जाता है।
जहाँ वो देखता है कि पार्क में अकेली नेहा बैठी रो रही होती है और ये देख तुषार उसके पास जाता है और उससे बोलता है, नेहा मुझे माफ कर दो। अपना प्यार साबित करने के लिए मेरी वजह से तुम्हें सभी लोगों के बीच उनके मजाक का पात्र बनना पड़ा। मुझे माफ कर दो। अगर ये प्यार होता है तो तुम्हारा प्यार जीत गया और मेरा प्यार हार गया नेहा। पर मैं अपने प्यार को ऐसे ही मरने नहीं दूंगा। अब मैं किसी को तुम्हारा मजाक बनाने नहीं दूंगा। इतना बोलकर तुषार नेहा के साथ उसके घर जाता है और उसके माँ बाप से बात करके उसे अपने घर वापस ले आता है। फ्लैशबैक आउट। माँ, एक बार आप नेहा की जगह खुद को रख कर देखिए। अगर आपके कान लंबे होते या मेरे कान लंबे होते और लोग हमारा मजाक बना रहे होते तो क्या आप जीना छोड़ देती या आप मुझे अपना बेटा कहना छोड़ देती? अपने बेटे की ये बात सुन माया कुछ नहीं बोलती और वह खुशी खुशी नेहा और उसके लंबे कानों को अपना लेती है, जिसके बाद माया उसे कभी भी उसके कान नहीं छुपाने देती और पूरे समाज में सर उठाकर नेहा को अपनी बहू कहती है। लंगर खिलाने वाली चुड़ैल। सभी गांव वाले अपने अपने घरों में आराम से सो रहे होते हैं। रात में एक चुड़ैल हवा में उड़ती हुई गांव के अंदर आती है और जोर जोर से हंसने लगती है। चुड़ैल की हंसने की आवाज सुनकर सभी गांव वाले अपने अपने घर की खिड़कियों से झांकने लगते हैं और वो देखते हैं कि एक चुड़ैल गांव में आकर खाना बना रही है। ये देखकर पुष्पा नाम की एक औरत अपने पति शंभू से कहती है, शंभू, ये हमारे गाँव में चुड़ैल कहाँ से आ गई और ये इतनी रात को गांव के अंदर इतना सारा खाना क्यों बना रही है? पता नहीं पुष्पा, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। शंभू, हम शहर में ही ठीक थे। हम बेकार में ही इन गर्मियों की छुट्टियों में गांव में माँ और पापा से मिलने के लिए आ गए। पर पुष्पा, इस साल गांव में आना भी तो जरूरी था। कितने साल हो चुके हैं माँ और पापा से मिले हुए, और वैसे भी मुझे थोड़ी ना पता था कि इस गांव में किसी चुड़ैल का साया आ चुका है। वे दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी पुष्पा की सास आशा वहाँ पर आ जाती है और घर की खिड़कियों को बंद करके उन दोनों से बोलती है, अरे मेरे बच्चों, ये तुम दोनों क्या कर रहे हो? इतने सालों बाद तुम दोनों मुझसे यहाँ मिलने आए हो और तुम हो कि इतनी रात को उस चुड़ैल को देख रहे हो। जानते हो ना, गांव के बाहर चुड़ैल आई हुई है। अगर उसने तुम दोनों को देख लिया तो मुझे डर है कि तुम दोनों को कहीं मार ही न डाले। माँ जी, आज से पहले तो हमारे गांव में कभी कोई चुड़ैल नहीं थी, फिर ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? और अगर गांव में किसी चुड़ैल का साया था तो आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? पर बहू, मुझे और गांव वालों को नहीं पता था कि ये चुड़ैल कहाँ से आई। आज से पहले हम गांव वालों ने इस चुड़ैल को कभी नहीं देखा। ये आज पहली बार इस गांव में आई है। अब पता नहीं ये चुड़ैल क्या करेगी। अब इसी तरह से सभी गांव वाले अपने अपने घरों में चुड़ैल से बचने के लिए छुप जाते हैं। वहीं चुड़ैल अपना खाना बनाकर खुद से बोलती है, मेरा लंगर तैयार हो गया। अब मुझे बस इन सभी गांव वालों को बाहर बुलाना होगा ताकि ये सब आकर मेरा लंगर खाएं। और अगर किसी ने मेरा लंगर नहीं खाया तो वो जान से जाएगा। इतना बोलकर चुड़ैल हवा में उड़ने लगती है और एक एक करके सभी घरों का दरवाजा खटखटाती है, परंतु कोई भी अपना दरवाजा नहीं खोलता। ये सब देखकर चुड़ैल का गुस्सा और बढ़ जाता है और वो अपनी शक्तियों से मौसम का रुख बदल देती है। अब तेज हवाएं चलने लगती है और बिजलियां गरीब लोगों के ऊपर गिरने लगती है। साथ ही चुड़ैल सभी गाँव वालों को धमकाते हुए बोलती है, गाँव वालों, अगर अब भी तुम लोगों ने अपने घरों से बाहर निकलकर मेरा लंगर नहीं खाया तो मैं एक एक करके तुम सभी गांव वालों को मौत के घाट उतार दूंगी। चुड़ैल की धमकी सुनकर सभी गांव वाले एक एक करके अपने घरों से बाहर निकलने लगते हैं और लाइन में खड़े हो जाते हैं। जिसके बाद चुड़ैल सभी को अपना लंगर खिलाती है और सभी को लंगर देते हुए सभी गाँव वालों से बोलती है, खाओ, मेरा लंगर खाओ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज। अब तुम में से कुछ लोग मर जाएंगे और फिर मैं उनकी लाशों को अपने साथ ले जाऊंगी। और एक बात याद रखना, मैं कल फिर इसी वक्त आऊंगी और इस बार मुझे तुम लोगों को बुलाना ना पड़े। तुम सब के सब खुद ब खुद मेरा लंगर खाने के लिए खड़े हो जाना, समझे? चुड़ैल की बातें सुनकर सभी गांव वाले बहुत डरते हैं और वे सभी चुप होकर लंगर खा रहे होते हैं और चुड़ैल को देख रहे होते हैं। परंतु जब चुड़ैल को अपनी बातों का जवाब नहीं मिलता तो वो चिल्लाने लगती है। जिसके बाद गांव का एक आदमी चुड़ैल से बोलता है, तुम चिंता मत करो, हम सब कल तुम्हारा लंगर खाने के लिए यहाँ उपस्थित हो जाएंगे। गांव वालों की बात सुनकर चुड़ैल बहुत खुश हो जाती है। तभी गांव के कुछ आदमियों के मुंह से खून निकलने लगता है। उनके मुंह से निकलता खून देखकर चुड़ैल अपने एक बर्तन में उनका खून जमा कर लेती है। जिसके बाद वो लोग कुछ ही समय में मर जाते हैं
मर गए बेचारे मेरा लंगर खाकर। अब मैं इनकी लाश को अपने साथ ले जाऊंगी। जिसके बाद चुड़ैल उनकी लाशों को अपने साथ लेकर चली जाती है और अगली रात फिर से आकर वो सभी गांव वालों को अपने हाथों से लंगर खिलाती है और उसमें से फिर कुछ लोग मारे जाते हैं। ये सिलसिला कुछ इसी तरह से शुरू हो जाता है और अब चुड़ैल हमेशा गांव में आती और जबरदस्ती गांव वालों को अपना लंगर खिलाती। लंगर खाने की वजह से हमेशा कुछ लोग मारे जाते। अब सभी गांव वाले लंगर खिलाने वाले चुड़ैल से परेशान हो जाते हैं और एक दिन सभी गांव वाले इकट्ठे होकर आपस में बातें करते हैं। गांव वालों, इस चुड़ैल का आतंक तो धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। पहले दिन हमारे गांव से 5 लोगों की मौत हुई, दूसरे दिन 10। धीरे धीरे मौत का सिलसिला यूं ही बढ़ता रहेगा और वो चुड़ैल हर रात आती है और जबरदस्ती हमें अपना लंगर खिलाती है। आखिर कब तक हम उस चुड़ैल का जुल्म सहेंगे? अब हम सबको चुड़ैल का सामना करना होगा। तुम बिल्कुल सही कह रही हो पुष्पा बहन। अब हमें इस चुड़ैल से सिर्फ पहाड़ी वाले बाबा ही बचा सकते हैं, परंतु वो पहाड़ों के ऊपर रहते हैं। हम गांव वाले उन तक इतनी आसानी से नहीं पहुंच सकते। जब तक हम उस बाबा के पास पहुंचेंगे तब तक शाम हो जाएगी और रात को वो चुड़ैल एक बार फिर से हमारे गांव में आ जाएगी और अगर उसने एक भी इंसान गांव में कम देखा तो न जाने वो हम गांव वालों के साथ क्या करेगी। मेरे पास एक प्लान है। अगर हम गांव वाले इस चुड़ैल के जाने के साथ ही पहाड़ी वाले बाबा के पास जाएं, तो हम अगली रात जब चुड़ैल आएगी तो उससे पहले अपने पहाड़ी वाले बाबा को ला सकते हैं। हमें एक बार प्रयास तो करना ही चाहिए। अब सभी गांव वाले पुष्पा की बात से सहमत हो जाते हैं और रात को चुड़ैल के आने का इंतजार करते हैं। रात को जैसे ही चुड़ैल आती है और अपना लंगर गांव वालों को खिलाकर कुछ लाश अपने साथ लेकर जाती है, वैसे ही चुड़ैल के जाते ही कुछ गांव वाले भी वहां से पहाड़ी वाले बाबा को लेने के लिए निकल जाते हैं। और अगली रात जब चुड़ैल गाँव के अंदर आती है तो उससे कुछ देर पहले ही गाँव वाले अपने साथ बाबा को लेकर आ जाते हैं। अब एक बार फिर सभी गांव वाले लाइन में खड़े हो जाते हैं और चुड़ैल उन सभी को लंगर खाने को देती है, परंतु इस बार कोई भी लंगर नहीं खाता। जिस पर चुड़ैल गांव वालों से बोलती, तुम गांव वालों के अंदर इतनी हिम्मत आई कैसे कि तुम गांव वाले मेरा लंगर खाने से मना करोगे? लगता है तुम लोग वो रात भूल गए। रुको, मैं तुम्हें अभी याद दिलाती हूँ। इतना बोलकर चुड़ैल अपनी आंखों की शक्तियों से एक व्यक्ति को हवा में उड़ा देती है और उसे करंट देने लगती है। तभी पहाड़ी वाले बाबा सामने आ जाते हैं और चुड़ैल के ऊपर भभूत फेंक देते हैं, जिस वजह से चुड़ैल कमजोर पड़ जाती है और बाबा चुड़ैल से बोलते हैं, मेरे होते हुए तो इन गांव वालों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती चुड़ैल। मुझे सब पता चल चुका है। मैंने अपनी शक्तियों से पता कर लिया है कि जब तू जीवित थी तब क्या करती थी और मरने के बाद तू इन गांव वालों को लंगर खिलाकर उनकी लाशों का क्या करती है। गांव वालों, जब ये चुड़ैल जिंदा थी तब भी ये लंगर में जहर डालकर लोगों को मारा करती थी और उनकी लाश लेकर उनके अंगों को बेच दिया करती थी। पर एक बार ये पकड़ी गई और पुलिस से बचने के लिए जब ये भागी तो इसका एनकाउंटर हो गया और अब ये चुड़ैल बनकर अपने आदमियों के लिए वही काम कर रही है जो ये पहले किया करती थी। इतना बोलकर बाबा कुछ मंत्र पढ़ते हैं और उस चुड़ैल के ऊपर पवित्र गंगा जल डाल देते हैं, जिस वजह से वो चुड़ैल हमेशा के लिए नष्ट हो जाती है और सभी गांव वालों को लंगर खिलाने वाली चुड़ैल से मुक्ति मिल जाती है। पिज्जा वाली चुड़ैल। आजमगढ़ नाम के एक छोटे से गांव में भोला नाम का एक व्यक्ति शराब पीते हुए जंगल के रास्ते से अपने घर जा रहा होता है कि तभी उसे किसी के हंसने की आवाज सुनाई देती है। चुड़ैल की आवाज सुनकर भोला वहीं रुक जाता है और डरते हुए बोलता है, कौन है ये? कौन हंस रहा है? भोला के इतना बोलते ही एक हाथ उसकी ओर बढ़ता है, उसके सर पर उसे चांटा मारने लगता है। भोला के हाथ से उसकी शराब की बोतल नीचे गिर जाती है और भोला बोलता है, अरे भाई, कौन है जो मुझे इस तरह से छुप छुप कर मार रहा है? देखो, तुम जो भी हो मेरे सामने आ जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। मैं बता रहा हूँ, अगर मुझे पता चल गया कि तुम कौन हो तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। भोला के इतना बोलते ही चुड़ैल उसके सामने आ जाती है। अपने सामने चुड़ैल को देख भोला के होश उड़ जाते हैं। वो डरते हुए चुड़ैल से बोलता है, अरे बाप रे बाप, चुड़ैल! इतना बोलकर भोला वहाँ से भागने लगता है कि तभी चुड़ैल उसके पैर पकड़ लेती है और भोला नीचे गिर जाता है। अरे चुड़ैल, मुझे छोड़ दे। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? मुझे जाने दे।
तूने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, पर तू अपनी बेटी से जरा भी प्यार नहीं करता और इसीलिए मैं तुझे यहाँ इसी बात की सजा देने आई हूँ। अरे नालायक चुड़ैल, तुझे ये बात किसने कही कि मैं अपनी बेटी से प्यार नहीं करता? अरे मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ। अब मुझे जाने दे, मेरी बेटी मेरा इंतजार कर रही है। झूठ, फिर से झूठ। अगर तू अपनी बेटी से प्यार करता तो उसके लिए पिज्जा लेकर जाता। वो कब से तुझसे एक पिज्जा मांग रही है, पर तू है कि उसके लिए पिज्जा नहीं लेकर जाता। तू मुझे जाने देगी चुड़ैल, तभी तो मैं अपनी बेटी के लिए पिज्जा लेकर जाऊंगा। मुझे जाने दे। तू नहीं खिलाने वाला अपनी बेटी को पिज्जा, इसीलिए मैं तेरी बेटी के लिए पिज्जा लेकर आई हूँ। ले पकड़ ये पिज्जा और अपनी बेटी के लिए लेकर जा। और अगर घर जाके तूने ये पिज्जा अपनी बेटी को नहीं खिलाया तो मैं तेरी जान ले लूंगी। ठीक है, मैं उसे ये पिज्जा खिला दूंगा। अब मुझे जाने दे। पिज्जा खिलाना ही नहीं बल्कि तुझे उसके लिए पिज्जा मशीन भी ला कर देनी होगी, ताकि तेरी बेटी अपना पिज्जा बनाने का सपना पूरा कर सके। ठीक है पिज्जा वाली चुड़ैल, मैं वो सब करूंगा जो तुम मुझसे बोलोगी। बस अब तुम मुझे जाने दो। इतना बोलकर भोला आंख बंद करके उससे अपनी जान की भीख मांगने लगता है। कुछ देर बाद जब भोला अपनी आंखों को खोलता है तो वो देखता है कि चुड़ैल वहाँ से जा चुकी है और उसके पास कुछ पिज्जा रखे हुए हैं। अब भोला उस पिज्जा को अपने घर ले जाता है और अपनी बेटी को दे देता है। पिज्जा देखकर उसकी बेटी काया बहुत खुश होती है और बोलती है, पापा, आप मेरे लिए ये पिज्जा लेकर आए हो। आप बहुत अच्छे हो। अब मैं इस पिज्जा को खाकर इसका टेस्ट पता करूंगी और अपना खुद का पिज्जा का कारोबार शुरू करूंगी। पापा, पापा, आप मेरी मदद करोगे ना इस कारोबार को शुरू करने में? देख, मुझे नहीं आता ये पिज्जा बनाना, और ना ही मैं इसमें तेरी कोई मदद करूंगा। उस चुड़ैल के कहने पर मैं तेरे लिए उससे ये पिज्जा लेकर आया, और उसी चुड़ैल की वजह से मैं तुझे पिज्जा बनाने वाली मशीन भी लाकर दे दूंगा। पर मैं तेरे साथ बैठकर ये पिज्जा नहीं बनाने वाला, समझी? अब भाग यहाँ से। पापा, पिज्जा मत बनाना। पिज्जा बनाने का काम तो मैं और माँ कर लेंगे। आप बस इन पिज्जा को हमारे कस्टमर्स तक पहुँचा देना ना। क्या बोला तूने? तू और तेरी माँ ये पिज्जा बनाओगे? अरे तू भूल गई है क्या कि तेरी माँ मर चुकी है और उसकी मौत की जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि तू है। तेरी वजह से तेरी माँ की जान गई है। भोला काया को भला बुरा बोल ही रहा होता है कि तभी वो चुड़ैल पिज्जा का सामान लेकर उसके सामने आ जाती है। अपने सामने एक बार फिर से उसी चुड़ैल को देखकर भोला की बोलती बंद हो जाती है और चुड़ैल भोला से बोलती है, लगता है तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है। समझाया था ना मैंने तुझे, पर लगता है तुझे मेरी बात समझ नहीं आई। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं अभी पिज्जा बनाने वाली मशीन लेकर आता हूँ। मुझे जाने दो, अब से ऐसा नहीं होगा। इतना बोलकर भोला वहाँ से भाग जाता है और माइक्रोवेव लेकर आता है। अब काया अकेले बैठकर YouTube की मदद से पिज्जा बनाने लगती है कि तभी उसका हाथ जल जाता है। वो रोने लगती है। उसके रोने की आवाज सुनकर भोला को गुस्सा आता है। वो काया को मारने लगता है कि तभी वो चुड़ैल वहाँ आ जाती है और भोला को हवा में लटकाकर उससे बोलती है, तुम लातों के भूत बातों से नहीं मानने वाले है ना। मैंने तुझे कितना समझाया पर तू नहीं माना। बेटा अब तू चिंता मत कर, अब तेरे पिज्जा की डिलीवरी भी मैं ही करूंगी, क्योंकि आज तेरा बाप मेरे हाथों से जिंदा नहीं बचेगा। इतना बोलकर चुड़ैल भोला का गला दबाने ही लगती है कि तभी काया चुड़ैल से बोलती है, नहीं माँ, पापा को मत मारो। मेरी इस पिज्जा की जिद की वजह से मैं तुम्हें पहले ही खो चुकी हूँ। अब पापा को नहीं खोना चाहती। प्लीज माँ, पापा को छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारी काया अनाथ हो जाएगी। काया के मुंह से चुड़ैल के लिए माँ शब्द सुनकर भोला को पता चलता है कि वो चुड़ैल कोई और नहीं बल्कि उसकी बीवी है। जिसके बाद भोला चुड़ैल से बोलता है, काया की माँ, मुझे माफ कर दे। तूने मरने के बाद भी काया की जिद पूरी करी
और मुझे मेरे हाथों से पिज्जा खिलवाया और आज उसका सपना पूरा करने में लगी है, और मैं जिंदा होने के बाद भी कुछ नहीं कर रहा। अपने शराबी पति को माफ कर दे। अगर तुम्हें अपनी गलतियों का सच में एहसास हो चुका है तो तुम हमारी बेटी के सपनों को पूरा करोगे। नहीं माँ, अब मुझे कोई पिज्जा का कारोबार नहीं करना। आज मेरी वजह से आपकी जान चली गई। ना मैं उस दिन पिज्जा की जिद करती, ना ही आप मेरे लिए पिज्जा लेने जाते, ना ही आपका एक्सीडेंट होता और ना ही आप मुझे और पापा को छोड़कर जाती। ये सब कुछ इस पिज्जा की वजह से ही हुआ है। आज इसी पिज्जा की वजह से आप एक चुड़ैल बन गई है माँ। नहीं बेटा, ये सब कुछ तेरी वजह से नहीं बल्कि मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं अपने पैसे शराब पर न खर्च करके उसे दिन रात तेरी माँ के इलाज में लगा देता तो तेरे लिए पिज्जा लेकर आ जाता, तो आज हमारा खुशहाल परिवार होता। पर बेटा, मैंने जो गलती पहले कर दी है मैं उसे दोबारा नहीं दोहराऊंगा। जिसके बाद भोला अपनी बीवी और बच्चों की पिज्जा बनाने में मदद करता है। अब चुड़ैल और काया पिज्जा बनाते हैं और भोला उसे अपने ग्राहकों तक पहुंचाता है। इसी तरह से काया का पिज्जा का कारोबार चल पड़ता है, जिसके बाद उस चुड़ैल की आत्मा को शांति मिल जाती है और वो हमेशा के लिए अपने पति और बेटे की जिंदगी से चली जाती है। और अब काया अपने पिता के साथ अपने पिज्जा का कारोबार संभालने लगती है।